हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, हम सभी ने बचपन में राजा महाराजाओं के ज़माने की कहानियां ज़रूर सुनी होगी। सभी ने ये तो कभी ना कभी ज़रूर सोचा होगा कि यार काश एक बार हम उस दौर में, उस ज़माने में पहुंच पाते। क्या हो अगर ये बात सच हो जाए, लेकिन आपके जाने के बजाय उस दौर का बादशाह हमारे ज़माने में आ जाए। लेकिन ये मुमकिन कैसे हुआ, चलिए देखते हैं। समय है 14वीं सेंचुरी की बात का। जंगल के बीच से होते हुए इंग्लैंड हुकूमत का एक मंत्री जो कि एक जादूगरनी के पास पहुंचता है। उसे इंग्लैंड के राजा की बेटी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, पर वो जादूगरनी बताती है कि उसकी शादी तो फ्रांस के किंग बेट्रो के साथ तय हो चुकी है। जो सुनकर उस मंत्री के दिल के टुकड़े हो जाते हैं और वो उसका वहीं पर ईगो हर्ट हो जाता है। जिस जज्बे में आकर वो जादूगरनी से कहता है कि तुम अपने जादू से राजा बेत्रो को मार डालो, जिसके बदले में तुम्हें वो सब मैं दूंगा जो तुम्हें चाहिए। अब वो औरत इस बात के लिए मान भी जाती है। देन नेक्स्ट सीन में हम फ्रांस किंग बेत्रो को देखते हैं, जो अपने पूरे परिवार के साथ इंग्लैंड जा रहा है। कुछ ही दिन बाद उनकी शादी है। उन्होंने अपने सबसे वफादार नौकर रॉबर्ट को भी साथ में रखा है, पर वो पूरे रास्ते पैदल ही चलता है, क्योंकि इस ज़माने में नौकरों को राजा के सामने बैठने की इजाज़त नहीं थी। इस बीच रास्ते में कुछ लड़कियों को गुंडों से बचाता है और अपने साम्राज्य का नारा लगाते हुए आगे बढ़ता है। देन वो कुछ महीनों के बाद फाइनली वहाँ पहुँच के राजकुमारी को सरप्राइज़ देता है। वो भी किंग के आने से बहुत खुश थी, इसीलिए उसे खुद के बालों से बना लॉकेट गिफ्ट करती है एज ए मेमोरी के लिए। दिन रात में सभी लोग शादी के समारोह में साथ बैठे होते हैं। रॉबर्ट अपने मालिक का फेंका हुआ खाना बहुत ही खुश होता है कि ये उसके लिए बहुत ही बड़ी बात है। इस बीच वहाँ पर वही जादूगरनी आ जाती है, जो जाकर राजकुमारी की ड्रिंक में कुछ मिला देती है और वापस आकर उसी मंत्री को बताती है कि अब जब राजकुमारी उसको पिएगी तो उसे सभी की शक्ल में शैतान दिखेगा और ऐसे में तुम मौके का फ़ायदा उठा लेना। पर दोस्तों, ये खेल उल्टा पड़ जाता है। मोहब्बत की इस निशानी के तौर पर वो दोनों एक दूसरे के गिलास को बदल लेते हैं। जैसे ही बेत्रो उस ड्रिंक को पीता है, उसके ऊपर वो जादू का असर दिखना शुरू हो जाता और सभी के शक्ल में उसे शैतान नजर आता है, जिससे वो बेहद डर जाता और इस चक्कर में एक आदमी के ऊपर अपनी तलवार से वार कर देता है। पर जब उसे होश आता है तो पता चलता है कि जिसे उसने मारा है वो कोई और नहीं बल्कि राजकुमारी है, और इस बात से उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है। पर इतने में सिपाही आकर उसे ले जाने लगते हैं। तब वो अपने नौकर रॉबर्ट से कहता है कि किसी अच्छे जादूगर को लेकर जल्दी से आओ दोस्त। आज के ज़माने में दोस्तों, कुछ भी कांड करने के बाद जैसे लॉयर को बुलाया जाता है, सेम वैसे ही उस वक्त में लोग जादूगर को बुलाते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो उनकी तकदीर को बदल सकते हैं और सब कुछ पहले जैसा कर सकते हैं। अब रॉबर्ट अपने मालिक की बात को मानकर एक जादूगर को लेकर उनके पास जहाँ उन्हें बंद करके रखा गया था। वो जादूगर उन्हें बताता है कि ये सब उस मंत्री का किया धरा है। उसने ही एक जादूगरनी से ये सब करवाया है, पर अब मैं राजकुमारी को जिंदा तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, आपको समय में पीछे ले जा सकता हूँ थोड़ा सा, ताकि आप अपनी इस गलती को सुधार सकें। ये सुनकर बेत्रो बहुत खुश होता है और उसे ये जल्दी से करने को कहता है, जिसके बाद वो उन्हें काढ़ा पीने को देता है, जिसे बेत्रो पहले रॉबर्ट को पिलाता है ताकि कहीं कुछ हो तो उसे पहले हो जाए, और जब सब कुछ ठीक रहता है तो वो उसे पी लेता है और फिर जादूगर मंत्र पढ़ना शुरू करता है। कुछ ही सेकंड में ये दोनों वहां से गायब हो जाते हैं। लेकिन तभी जादूगर को याद आता है कि शिट, उसने मंत्र में ये तो बताया नहीं कि उन्हें किस डेट और सन में जाना है, यानी कि अब वो कहाँ है उसे भी नहीं पता। वाह क्या जादूगर है। वहाँ दूसरी ओर जब इन दोनों की आंख खुलती है तो वो सेम उसी बेड और उसी जगह पर होते हैं, लेकिन ये जगह 21वीं सेंचुरी का एक म्यूजियम है। जी हाँ, ये दोनों गलती से लेकिन अब 21वीं सेंचुरी में पहुंच चुके हैं, जो इनके लिए समझ से बाहर है। वहाँ पर कुछ बच्चे इन्हें देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और ये खुद भी उन बच्चों को देखकर डर चुके थे। उन्हें लगता है कि वो नरक में आ गए, इसीलिए फ़ौरन यहाँ के राजा से मिलना होगा ताकि वो उन्हें वापस भेज दे, और इसके लिए वो एक कपल के पास जाते हैं जो कि लिफ्ट में था। वो उनसे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पूछते हैं, पर वो भी उन्हें देखकर डर जाते हैं, इसीलिए वहाँ से भाग जाते हैं। और इतने में वो लिफ्ट यानी कि एक अजीब सा बक्सा, उन्हीं की भाषा में कहें तो वो अपने आप नीचे आने लगता है, जिससे वो दोनों घबराना शुरू करते हैं। खैर, जब वो नीचे पार्किंग में रुकते हैं तो उन्हें सामने से आती हुई कार ड्रैगन लगती है, इसीलिए वो उसे पूरी तरीके से तोड़ देते हैं और फिर ऊपर आ जाते हैं, जहाँ उन्हें एक चर्च मिलता है। वहाँ वो अपनी नीज पर बैठ जाते हैं, क्योंकि चाहे गरीब हो या अमीर हो, राजा हो या रैंक हो, सबको ऊपर वाले के आगे झुकना पड़ता है। पर इतने में पुलिस आकर उन्हें पकड़ लेती है। देन हम जूलिया नाम की लड़की को देखते हैं, जिसका ये म्यूजियम है। उसके पास वो चीज़ें लाई जाती है जो कि इन दोनों के पास से मिली थी,
लेकिन वो पुलिस को बताती है कि इनमें से कोई भी चीज़ उसके म्यूजियम से चोरी नहीं हुई है, बल्कि ये सब तो असली है। लेकिन उसके होश तब उड़ जाते हैं जब वो बेट्रो की रिंग पर बनी एक साइन को देखती है, जो कि सेम उसके राजवंश का सिंबल है, और इसीलिए वो उनसे मिलने के लिए राजी हो जाती है। पर वहाँ वो दोनों जब जूलिया को देखते हैं तो उसके पैर पकड़ लेते हैं और माफ़ करने को कहते हैं। दरअसल दोस्तों, जो जूलिया थी उसकी शक्ल हूबहू राजकुमारी जैसी मिलती है, पर पुलिस उन दोनों को बहुत मारती है, जिस बीच बेत्रो अपने राजवंश का नारा लगाता है कि साहसी धर्म है, जिसको सुनकर फिर से जूलिया भाग कर आती है और पुलिस को बताती है कि ये तो उसके परिवार का नारा है। हो सकता है ये आदमी फ्रांस में रहने वाला कज़न है, जो कि सालों पहले एक जहाज में डूब जाने के कारण मारा गया, जिसके बाद सरकार ने मुझे इसकी पूरी डायनेस्टी की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी। उधर बेट्रो वॉल पर लगी कुछ पिक्चर्स को देखता है, जिसमें उसे खुद की बनाई इमारत भी नजर आती है। उसे देखकर वो हैरान था कि अभी तो उसने इसे नया नया बनाया था, पर इतनी पुरानी कैसे हो गई। और जिसके चक्कर में वो रॉबर्ट को भी सुनाता है कि तुम लोगों ने मजदूर के हाथ नहीं काटे, तभी उन्हें घोटाला कर दिया। पर इतने में उसकी नज़र दिन और साल पर पड़ती है, जिससे कि उसके दिमाग की बत्ती खुलती है और उसे समझ आता है कि वो समय में पीछे नहीं बल्कि समय में बहुत ही ज़्यादा आगे आ गए। और जिस लड़की को वो राजकुमारी समझ रहे, असल में वो उसकी 13वीं पीढ़ी की प्रिंसेस है। यही वजह है कि वो उसे पहचान नहीं पा रही है। अब उसे ये तो समझ आ गया है, लेकिन वो बाहर की दुनिया को कैसे समझाएंगे। यहाँ जूलिया अपने पति हंटर को सब कुछ बता देती है, पर उसे ये सब मजाक लगता है। इस बीच हमें दिखाया जाता है कि हंटर का अफेयर उसकी सेक्रेटरी के साथ है। वो तो बस जूलिया की प्रॉपर्टी के लिए उसके साथ है, ताकि उसको बेचकर ऐश कर सके। पर अगर उसका कज़न वापस आ गया तो वो ऐसा कभी नहीं कर सकेगा, और इसीलिए उसके कहने पर म्यूजियम के वो बाहर पहुंचता है, जहां पर हम जूलिया को देखते हैं, जो उन दोनों को अपने घर लेकर जा रही थी। पर जब बेत्रो आज की दुनिया को देखता है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि इंसान इतना दिमागदार कैसे हो सकता है। शायद यही रिएक्शन हमारा भी होगा अगर हम उसके ज़माने में जाकर उनकी बनाई हुई चीज़ों को देखें। खैर, अब हंटर उन्हें अपनी कार में बैठने को कहता है, जो कि नॉर्मल स्पीड में ही रहती है, लेकिन इतने में ही उन दोनों की हालत ख़राब होना शुरू हो जाती है। उन्हें लगता है कि वो किसी रॉकेट में बैठ गए, और शायद यही रिएक्शन हमारा भी होगा जब हम उनके ज़माने में जाकर उनकी बनाई हुई चीज़ों को लाइव देखेंगे, जब वो अपनी ज़िंदगी में पहली बार लाइट को देखते हैं। रॉबर्ट तो पागल ही हो जाता है, वो किचन में रखी सभी चीज़ों को इस्तेमाल करने लगता है। अब यहाँ एक बार फिर से हम 14वीं सेंचुरी में जाते हैं, जहाँ हमें पता चलता है इन्हें यह काढ़ा पिलाया था। वो खुद उस दवा को पीने का फैसला करता है, क्योंकि वो यहाँ आएगा तभी इन दोनों को वापस लेकर जा पाएगा। यही चीज़ बेत्रो भी जूलिया को समझाने की कोशिश करता है। 14वीं सेंचुरी से गलती से यहाँ पर आ गया, उन्हें एक जादूगर की ज़रूरत है जो कि उन्हें वापस भेज सके। इस बीच रॉबर्ट कुत्ते के खाने को खाना शुरू कर देता है, जो देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। उन्हें फ्रेश होने को कहती है, पर बाथरूम में जाकर वो उस टॉयलेट सीट को देखकर उसमें मुंह धुलने का उपकरण समझ लेते हैं। देन वो उस बाथरूम में रखे हुए परफ्यूम और वाइन को और हार्पिक को भी कोल्ड ड्रिंक समझकर पी लेते हैं। इस चक्कर में हंटर को भी बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये कोई चोर है और वो ये जानबूझकर कर रहे हैं ताकि इनकी प्रॉपर्टी को ले सके। लेकिन जूलिया को पक्का यकीन था कि यही उसका कज़न है, इसीलिए वो एक फैंसी रेस्टोरेंट में डिनर के लिए जाते हैं। शायद वो थोड़ी बातें कर सके, पर वहाँ पहुँचकर इनकी हरकतें और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब इसमें इनकी भी क्या गलती, इन्होंने कभी ये सब देखा ही नहीं है। जैसे इन्हें सिखाया गया है वैसे ये लोग खाना खाते हैं। इस बीच हंटर बेट्रो से पूछता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी कब बेचने वाला। वो कहता है कि ये फैसला जूलिया करेगी, क्योंकि वो उसकी वंशज है। लेकिन यहाँ जूलिया कहती है कि जब तक उसका कज़न है वो इस प्रॉपर्टी पर खुद का हक नहीं जमा सकती, इसीलिए वो अभी स्टे करेगी। उधर हम बाथरूम में रॉबर्ट को देखते हैं, जो कि वहाँ के सोप को उठा लेता है, जो कि यूरेनरी एरिया में होता है, और उसको लेकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश था, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये कोई खुशबू का बेशकीमती हीरा है जिसको लेकर वो बाहर आता है। पर उसने इस बीच इतने कांड कर दिए कि वे सभी उसे परेशान हो चुके थे। इसीलिए हंटर बाहर आ जाता है, जहाँ रॉबर्ट उसी सोप के कुछ टुकड़े सभी को देता है। उन दोनों को लगता है कि ये कोई रिफ्रेशमेंट होगा। जब जूलिया खाती है तो उसे पता चल जाता है, लेकिन हंटर समझ नहीं पाता और वो उसे दोबारा मांग कर और खाता है। खैर, अब ये लोग घर आ जाते हैं, जहाँ जूलिया इन्हें एक रूम देती है सोने के लिए, जिसके अंदर चल रहे टीवी को देखकर इन्हें लगता है कि इसमें इंसान को कैद किया गया, और इसीलिए वो उस टीवी को पूरा तोड़ देते हैं। पर फिर भी वो हैरान थे कि आखिर वो बंदा कहाँ चला गया। सुबह होने पर हम देखते हैं कि रॉबर्ट को साइड वाले घर में काम कर रही लड़की एंजल पर बहुत तरस आता है, क्योंकि उसका मालिक उसे बहुत सुना रहा था, जिसको देखकर रॉबर्ट उसे चाकू दिखाकर डराता है और कहता है कि इसके सामने झुककर माफ़ी मांगो। वो ऐसा ही करता है। इतने में वहाँ पर बेट्रो और जूलिया आ जाती हैं, जो उस आदमी से माफ़ी मांगती है,
पर बेट्रो उस आदमी से कहता है कि आप इसको अपने पास एक दिन के लिए रख सकते हो और जो करवाना है वो करवा सकते हो, यही इसकी सज़ा है। पर उसको काम के लिए देर हो रही थी इसीलिए वो चला जाता है। लेकिन रॉबर्ट एंजल के साथ ही रहता है और उसको और अपना वो गोल्डन वेज दिखाता है जिसको देखकर वो पागल हो जाती है। उसको शहर घुमाने ले जाती है और वहाँ एक बेदरो को लेकर जूलिया बाहर जाती है और उसके कपड़ों पर खुद का नंबर लगा देती है ताकि वो कहीं गुम ना हो। और इस बीच उनकी पर्स एक चोर छीन कर भागना शुरू करता है जिसको बेदरो पकड़ लेता है और वही चोरी के इल्ज़ाम में उसका हाथ काटने वाला होता है। लेकिन जूलिया रोकती है और कहती है कि आज के ज़माने के कानून थोड़ा नरम है, इसीलिए ये चीज़ आए दिन होती रहती है, तुम ये मत करो। पर वहाँ पर सभी उस गोल्डन तलवार को देखकर दंग रह जाते हैं। इस बीच बेतरो को एक लेडी मिलती है जिसके सामने जादूगरनी जैसे कपड़े पहने हुए थे, जिसके पीछे पीछे वो जाने लगता, पर वो कोई जादूगर नहीं था। पर इस बीच वो जूलिया से अलग हो जाता और अकेले ही किसी जादूगर को ढूंढना शुरू करता क्योंकि अब उसे यहाँ से जल्दी से बाहर निकलना था। उधर हम उसी जादूगर को देखते हैं जो कि अब कुछ देर पहले यहाँ पर आया था। उसने तो खुद का लुक ही चेंज कर लिया है। खैर यहाँ बेतरो एक बार में पहुँचता है जहाँ वो सभी से कहता है कि आप लोग मेरे जादूगर को ढूंढने में मदद करिए, आपको इनाम दूंगा। सभी लोग उसे बेवकूफ़ समझते हैं इसीलिए वो उनके सामने अपने सोने के सिक्के चमकाता है। अब जब जूलिया म्यूजियम पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि कल रात तक बूढ़ा आदमी किसी जादूगर जैसा वहाँ उसे दिखा था, जो सुनकर वो हैरान हो जाती है और फिर उसे वहाँ एक लॉकेट भी मिलता है जिसके पीछे रूम नंबर 309 और होटल का नाम लिखा था, जो पढ़कर उसे बेतरो की बात पर यकीन हो जाता और वो फौरन घर पहुंचती है। तभी इतने में वहाँ पर एक बंदे का कॉल आता है जो कि बेतरो के बारे में बताता है कि वो बार में। जूलिया फौरन वहाँ पहुंचकर वापस उसे लाती है और बाहर आकर उसे सारी बात बताती है जो कुछ भी म्यूजियम में कल रात हुआ। जिसके बाद दोनों उस होटल में पहुंचते हैं और वहाँ उन्हें फाइनली वो जादूगर मिल जाता है और वो फिर से वो कड़ा बनाने की कोशिश में लग जाता है। पर जब बेतरो उसे देखता है तो उस पर बहुत गुस्सा करता है, लेकिन वो कहता है कि वो शाम तक वो दवा बना लेगा और फिर वो वापस जा सकेंगे। अब बेतरो उसी समय रॉबर्ट को ढूंढने के लिए निकल जाता है जो अभी शहर घूम रहा था। उन्होंने उस पॉट में लगी एक रूबी को बेच दिया है जिससे वो फुल मौज करते हैं। एंजल उससे कहती है कि तुम्हें अपने मालिक की नौकरी छोड़ देना चाहिए और आज़ाद हो जाने चाहिए, तुम्हारे पास तो खुद ही इतने पैसे। तो रॉबर्ट भी उसकी बातों में आ जाता और इधर हम देखते हैं कि जादूगर फिर से कुछ गड़बड़ कर देता। उस रूम में एक जोरदार धमाका होता है जिसमें उसके शरीर के कई टुकड़े हो जाते हैं और इस चीज़ से वो दोनों भी देख लेते हैं। पर जूलिया बेरत को फौरन वहाँ से लेकर चली जाती है। अब उन्हें घर पहुँचने की कुछ ही देर बाद वहाँ पर रॉबर्ट और एंजल आती हैं, जिसने रॉबर्ट को समझाया था कि अपने मालिक के आगे जाकर इस काम को छोड़ने को कहो, लेकिन उसकी तो बोलती नहीं निकलती, जिस चक्कर में एंजल भी नाराज़ होकर उससे दूर हो जाती। अब सोते टाइम जूलिया हंटर से कहती है कि उसने फैसला किया है कि वो अभी ये प्रॉपर्टी अपने कज़न के नाम कर देगी क्योंकि वही इसका असली हकदार है। जो सुनकर हंटर के होश उड़ जाते हैं और वो अंदर अंदर बहुत गुस्से में आ जाता है और इसीलिए वो अगले दिन चुपके से बेरत के फिंगरप्रिंट जूलिया के डीएनए से मैच करवाता है, जिससे उसे पता चलता है कि वो उसका कोई कज़न नहीं है, असल में वो बस एक चोर है। उधर हम देखते हैं वो जादूगर ठीक हो जाता है और सुबह सुबह जूलिया के घर पहुंचता है, जहां उसको जिंदा देखकर वो एकदम हैरान हो जाती है। लेकिन तभी बेरत आकर उसे बहुत सुनाता है और कहता है कि जल्दी से इस घर में वो दवा बनाओ ताकि हम फिर से अपने ज़माने में जा सके। वो मान जाता है और फिर किचन में वो दवा बनाना शुरू करता है। इस बीच बेरत रॉबर्ट को बुलाकर कहता है कि जल्दी से सामानों को बांध लो, हम लोग घर वापस जा रहे हैं। पर दोस्तों यहाँ पर आज पहली बार रॉबर्ट उसके साथ कहीं जाने से मना कर देता है। लड़की का चक्कर बाबू भैया, वो वहीं एंजल के साथ ही ज़िंदगी गुजारना चाहता है। जो सुनकर बेरत उसे बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि वो उसकी प्रॉपर्टी है, इसीलिए वो उसे कहीं भी ले जा सकता। लेकिन तभी वहाँ जूलिया उसे ऐसा करने से मना करती है और रॉबर्ट को आज़ाद करने को कहती है। बेरत उसकी बात को टाल नहीं पाता और उसको जाने देता है। पर जाते जाते रॉबर्ट जूलिया को हंटर की सेक्रेटरी का पर्स देते हुए जाता जो कि उसके कार में मिली थी। उसे देखकर वो समझ जाती है कि ज़रूर उसका किसी से अफेयर है। इतने में वहाँ पर हंटर भी आ जाता है जो उससे कहता है कि ये बहरूपिया है, तुम्हारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है। पर अब जूलिया को सच्चाई पता चल गई है, इसीलिए वो उसके गर्दन पर तलवार रखती है और इस घर से बाहर कर देती है। पर उसने वहाँ पर पुलिस बुला लिया था, जिसके बचने के लिए उन्हें पीछे के दरवाजे से बाहर जाने को कहती है। इस दौरान वो जादूगर उस दवा को एक बोतल में भर लेता और टैक्सी में लेकर बाहर जाता। बेरत कहता है कि हमें अभी पी लेना चाहिए, पर उसका कहना था कि ये उन्हें उसी जगह पर पीना है। इसीलिए वो सभी उस म्यूजियम की ओर बढ़ना शुरू करते हैं, पर बीच में उन्हें ट्रैफिक लाइट मिलती है। इसीलिए बेरत वहाँ खड़ी 2 घोड़ों को छीन लेता और उसे लेकर भागना शुरू करता है। उस घुड़सवारी को देखकर सभी बहुत इम्प्रेस होते हैं। देन वो उसी घोड़े को लेकर सबवे में घुस जाता और फिर जैसे तैसे करके
उस म्यूजियम तक पहुंचता है जहां उस दवा को पीने से पहले वो जूलिया को रानी का वही लॉकेट देता है जो उसने अपने बालों से बनाया था, और जूलिया खुद की निशानी के तौर पर अपना लगा हुआ क्लेचर उसे देती है, जिसके बाद दोनों उसे पी लेते हैं। और इस बारी वो सही टाइम पर पहुंचते हैं जहां रानी ने अभी वो ड्रिंक नहीं पिया था, इसीलिए उसे पहली बेरेत उस ड्रिंक को ले लेता है और उसी मंत्री को ज़बरदस्ती पिलाने लगता है, पर वो नहीं पीता। पर बेरेत मान ही नहीं रहा था। इस चक्कर में उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो खिड़की से सीधा नीचे गिरकर मारा जाता है। इसके बाद अब बेरेत रानी को जूलिया का वही क्लेचर ये कहकर तोहफे में देता है वो उसके लिए दुनिया के बाहर जाकर लाए। इधर 21वीं सेंचुरी में हम हंटर को देखते जो परेशान होकर उसी दवा को गलती से पी लेता है जो उस जादूगर ने उसी किचन में बनाई थी। वो पहुंच जाता है 16वीं शताब्दी में जहाँ के लोग उसे पहनावा को देखकर उसे दूसरी दुनिया का समझते हैं और राजा के पास मानने के लिए भेज देते हैं। वहीं एक तरफ रॉबर्ट अपनी नई कार से LA चला जाता है, वहीं शिफ्ट हो जाता है, यानी कि आखिर में एक हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाए। तो आपको कहानी कैसे लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।